बच्चों, आज हम आपको शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो है प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि बाहर सड़क पर बैंड बज रहा है, बाजा बज रहा है, तो आपके घर में भी आपको आवाज़ आती है। तरंगे तो वहाँ उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन आपको आवाज़ आ रही है आपके घर में। ऐसे ही आप मेरे कहने से एक एक्सपेरिमेंट और करके देखना कि एक दीवार है और आप उस दीवार के इस तरफ बोल कर देखना और अपने भाई को बैठा देना दूसरी तरफ दीवार के, तो आप देखेंगे जब आप बोलेंगे तो आपके भाई को भी आवाज़ पहुंच जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? सामने तो आपने जब बोला, आपके सामने तो अवरोध है, दीवार है, फिर आपके भाई को आवाज़ कैसे सुनाई दी? क्योंकि बेटा, तरंगों का, ध्वनि तरंगे जो आपने उत्पन्न की, उनका विवर्तन हुआ, और विवर्तन होने के कारण वो जो दूसरी तरफ आपका भाई बैठा था उसने भी आपकी आवाज़ सुन ली। अर्थात अवरोध के किनारों से ध्वनि तरंगे मुड़ गईं और वो आपके भाई के कानों तक पहुंची। ऐसे ही घटना प्रकाश में भी होती है, लाइट में भी होती है। आप एक ब्लेड लीजिए और ब्लेड की धार पर एक टॉर्च मारिए। टॉर्च आप जानते हैं ये सब। टॉर्च का प्रकाश डालिए तो आप देखेंगे प्रकाश उस ब्लेड की धार से फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, स्कैटरिंग हो जाएगी। तो तीव्र अवरोध से प्रकाश का मुड़ जाना, तीव्र अवरोध से प्रकाश का मुड़ जाना या तरंगों का मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन लिखिए, विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। तो क्या हुआ कि किसी तीक्ष्ण अवरोध से टकराकर प्रकाश का अवरोध के किनारों से मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक। अब बच्चों, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, एक जरूरी शर्त है। वो क्या है कि जो अवरोध का आकार होना चाहिए वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। अब आपको ये मैं और क्लियर कर दूं, जैसे बच्चों, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो 6 × 10⁻⁻6 मीटर है। ठीक है। तो जो साइज ऑफ स्लिट होना चाहिए या अवरोध का जो आकार होना चाहिए वो 10⁶ कोटि का होना चाहिए। ये व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त है। तो चाहे इसी में लिख लीजिए। तो लिखिए, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध, यह है कि अवरोध का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य
की कोटि का होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आप लिखेंगे। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद में लिखिए व्यतिकरण प्रतिरूप दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण प्रतिरूप डिफ्रैक्शन पैटर्न आर ऑफ टू टाइप। विवर्तन प्रतिरूप दो प्रकार का होता है। नंबर 1, फ्रेनल विवर्तन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। देखिए बच्चों, जब प्रकाश स्रोत और अवरोध, जब प्रकाश स्रोत और अवरोध एक दूसरे के सापेक्ष परिमित दूरी पर हों, मतलब ऐसी दूरी जिसे हम नाप सकते हों, तो ऐसे विवर्तन प्रतिरूप को फ्रेनल प्रकार का विवर्तन या फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश स्रोत और अवरोध दोनों एक परिमित दूरी पर हों, फाइनाइट डिस्टेंस पर हों, तो ऐसे विवर्तन प्रतिरूप को फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। तो लिखिए, जब प्रकाश स्रोत तथा अवरोध परस्पर परिमित दूरी पर हों, तो ऐसे विवर्तन प्रतिरूप को फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, नंबर 2 आता है फ्रोनहोफर या फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तो जब प्रकाश स्रोत और अवरोध दोनों परस्पर अपरिमित दूरी पर हों, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हों, तो ऐसे विवर्तन प्रतिरूप को फ्राउनहोफर विवर्तन प्रतिरूप कहते हैं। तो लिखिए, जब प्रकाश स्रोत तथा अवरोध परस्पर
अपरिमित दूरी पर हूं तो ऐसे विवर्तन प्रतिरूप को फ्राउनहोफर प्रतिरूप कहते हैं, विवर्तन प्रतिरूप कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? विवर्तन प्रतिरूप कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं सूर्य से प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप। तो बच्चों ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, ये तो आप बीएससी जब करेंगे तब आपको मिलेगा। ये आपके सिलेबस में है तो इसको ही हम आप डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिए फ्राउनहोफर विवर्तन अथवा फ्राउनहोफर विवर्तन अथवा एकल झिर्री के द्वारा विवर्तन, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, फ्राउनहोफर विवर्तन अथवा एकल झिर्री द्वारा विवर्तन। तो इसे आप ये लिख सकते हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। देखिए बच्चों ये मैंने इसकी फिगर बनाई हुई है। अब देखिए प्रकाश स्रोत अपरिमित दूरी पर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें एक समतल तरंगाग प्राप्त होता है, प्लेन वेव फ्रंट प्राप्त होता है। इसके लिए हम क्या करें? या तो हम किसी स्रोत को अनंत दूरी पर रखें जैसे सूर्य है और उससे हम विवर्तन प्रतिरूप ले, जो कि बहुत मुश्किल काम है लैब में। इसके लिए हमने एक व्यवस्था की, एक प्रकाश स्रोत रखा और उसे हमने एक उत्तल लेंस के फोकस पर रख दिया। तो बच्चों जब हम उत्तल लेंस के फोकस पर रखेंगे तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाएंगी। और आप जानते हैं प्रकाश की किरणें सूर्य से भी क्या आती हैं? समांतर आती हैं। या अपरिमित दूरी पर प्रकाश स्रोत हो तो उससे भी प्रकाश की किरणें क्या आती हैं? समांतर आती हैं। तो हमें एक कैसा वेव फ्रंट प्राप्त होगा, कैसा तरंगाग प्राप्त होगा? एक समतल तरंगाग प्राप्त होगा। ये हमने इसके सामने एक स्लिट रख दी ए बी, ये इसका ए एंड और ये इसका बी एंड। तो जब बच्चों ये तरंगाग इस पर होकर गुजरेगा तो इस बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं हाइगेंस के अनुसार उत्सर्जित होंगी और ये द्वितीयक तरंगिकाएं स्लिट या रेखा छिद्र और पर्दे, इन दोनों के बीच जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी। इस अध्यारोपण से हमें, जैसे हमने व्यतिकरण में पढ़ा कि जब वो समान कला में एक दूसरे पर मिलेंगी तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? वहाँ दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, यहाँ हम उच्चिष्ट कहते हैं। और वहाँ जब विपरीत कला में मिलती थी तो हम उन्हें अदीप्त फ्रिंज कहते थे, यहाँ हम इन्हें निम्निष्ट कहते हैं। इस तरह से हमें उच्चिष्ट निम्निष्ट लगातार प्राप्त होते रहते हैं। मान लिया कि बिंदु P पर हमें एक व्यतिकरण प्रतिरूप की फ्रिंज प्राप्त हुई, बैंड प्राप्त हुआ। तो देखिए ये बच्चों ए बी जो है ये स्लिट है, इसका साइज, इसकी चौड़ाई मान लो E है और इस पर हमने एक लंब डाला, ये AN, ये परपेंडिकुलर, तो BN लंब हो गया। तो बच्चों पथांतर जो रहा,
पथ में जो अंतर रहा वो ये an रहा, ये तो पथ में अंतर रहा। इस पथांतर को हम व्यतिकरण प्रतिरूप में यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखिए, माना S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जो उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित है, फोकस पर स्थित है। लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात एक समतल तरंगाग्र स्लिट या रेखा छिद्र AB पर पड़ता है। तब स्लिट के सिरों A और B से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी जो स्लिट तथा पर्दे के बीच रिक्त स्थान में अध्यारोपित होंगी। ठीक है, जब स्लिट से कुछ दूर रखे पर्दे पर द्वितीयक तरंगिकाएं समान कला में एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी तो उन बिंदुओं पर उच्चिष्ट प्राप्त होंगे
तथा जब दोनों द्वितीयक तरंगिकाएं किसी बिंदु पर विपरीत कला में अध्यारोपित होंगी तो उन बिंदुओं पर निम्नलिखित प्राप्त होंगे। उन बिंदुओं पर निम्नलिखित प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, पर्दे के जो सेंटर है उस पर ये मिलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं समान दूरी तय करेंगी और समान कला में मिलेंगी, जिससे हमें पर्दे के ठीक मध्य बिंदु पर उच्चिष्ट प्राप्त होगा, जिसे हम केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, तथा जिसके दोनों ओर उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट तथा उच्चिष्ट समान रूप से फैले हुए होते हैं। तो ये भी लिखिए। तो लिखिए, पर्दे के मध्य बिंदु पर मिलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं समान कला में मिलती हैं, तथा समान दूरी तय करती हैं। अतः पर्दे के ठीक मध्य बिंदु पर उच्चिष्ट प्राप्त होता है, मैक्सिमा प्राप्त होता है, जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर निम्नलिखित तथा गौण सब्सिडरी उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं।
ठीक है बच्चों। अब हम लिखेंगे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट की कोणीय चौड़ाई। कोणीय चौड़ाई के लिए व्यंजक, कोणीय चौड़ाई के लिए व्यंजक। एक्सप्रेशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है बच्चों। अब देखिए, मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। इसका कारण यह है कि ये वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी और उसमें फिर आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट की कोणीय चौड़ाई बताऊंगा, उसके लिए डेरिवेशन कराऊंगा, और केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी होती है उसके लिए एक्सप्रेशन कराऊंगा, रेखीय चौड़ाई के लिए एक्सप्रेशन कराऊंगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सब डिस्कस करूंगा। यदि आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताएं। और बच्चों, आपको मैं हर तरह से तैयार रहता हूँ। बहुत सारे बच्चों के मुझे व्हाट्सएप नंबर आते हैं, कॉल आती हैं, और वो अपनी प्रॉब्लम पूछते हैं तो मैं उन्हें बताता भी हूँ, उन्हें संतुष्ट भी करता हूँ। और ये मेरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जब बच्चे कहते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, भगवान ने, ईश्वर ने जो मुझे काम दिया है, जो मुझे कार्य सौंपा है, मैं उस पर खरा उतर रहा हूँ, तो उससे मुझे बहुत संतुष्टि होती है। तो इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे कराऊंगा। थैंक यू।